हेलो पार्टी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फोर्स। फोर्स फोर्स तो फोर्स मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक डेफिनेशन तो आपको मालूम ही होगा, आप 10 क्लास तक आ गए हो। तो फोर्स होता है एनीथिंग पुश और पुल इज अ फोर्स, ठीक है। ये होता है बेसिक डेफिनेशन, बट इतना बेसिक 10 क्लास में चलेगा नहीं यार। तो आपको बताइए, मैथ्स और फिजिक्स में इतना ज़्यादा रिलेशन है। तो चलिए इसका जो रिलेशन है वो याद करते हैं, क्या होता है ये। तो आपका जो फोर्स होता है ना, वो डिफाइन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि जिस रेट से आपका जो मोमेंटम चेंज हो रहा था ना, वही बताता है कि आप इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाए हो, ठीक है। जैसे आपका जो स्पीड होता है ना, वो बताता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये जितना रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो वही हो गया आपका स्पीड। जैसे अगर 2 मीटर पर सेकेंड से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो आपका रेट बता दिया कि हाँ भाई इतना रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वो असल में कुछ नहीं, वो आपका स्पीड है। तो उसी तरह जो आपका मोमेंटम चेंज होता है ना, वो टोटली डिपेंड करता है आप उस पर कितना फोर्स अप्लाइड किए हो, ठीक है। तो ये आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ना, सिंपली यही बताता है कि जो फोर्स अप्लाइड है वही बताएगा कि आपका जो मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है। उसी तरह अगर आप इसको और फर्दर एक्सपैंड करोगे तो आप इसको लिख सकते हो dp/dt को, कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इतना तो याद करके आओगे यार। तो इसको आप खोलोगे तो मास इंटू वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब ये फर्दर जो वेलोसिटी वाला टर्म है ना, ये आपका बन जाता है एक्सलरेशन। तो आप इसको लिख सकते हो नॉर्मल मास इंटू एक्सलरेशन। अब भाई जिन्हें पता नहीं एक्सलरेशन मैंने कैसे लिखा, वो सुन लो यार। जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज बताता ना, वो एक्सलरेशन होता है। एक्सलरेशन बताते कि भाई किस रेट से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब जो महान बच्चे जिन्हें वेलोसिटी भी नहीं मालूम, तो मैं बता दूं, वेलोसिटी असल में स्पीड ही होता है, बस उसमें डायरेक्शन आ जाता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, 9 क्लास में पढ़ के आना सही रहता, पर कोई बात नहीं। तो आपका सिंपल क्या रिलेशन बना, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। जिसमें आपका ए एक्सेलरेशन है, आपका ये एम मास है, और ये फोर्स, आप फोर्स कितना अप्लाइड कर रहे हो। तो सिंपली आपको बस इसका ऐसा यूनिट जानना है, जो कि है न्यूटन। तो इसमें बेसिक आपको इतना ही जानना है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो वो आपको पता ही है भाई, जैसे हमने बताया कि भाई उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो मोशन कर ही रहा होगा, तभी उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है। बट अगर मान लो वो बॉडी रिजिड ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्ले ले लो, क्ले क्या है, वो रिजिड है ही नहीं। तो अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे ना, तो देखोगे यार उसमें तो शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज भी चेंज हो रहा है। वहाँ तो मोशन नहीं हो रहा, मोशन हो सकता है पर ऐसा हर टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपका जो आप फोर्स अप्लाइड करोगे ना, वो आपका दो केस बनेगा, चलिए देखते हैं। तो अगर आप मान लो फोर्स आप लगा रहे हो, तो उसका दो केस बना। एक बना आपका रिजिड, और दूसरा आपका बनेगा नॉन रिजिड। तो अब पता है, अगर आप रिजिड पे अगर आप फोर्स लगाओगे ना, इस पे भी आपका दो कंडीशन बनता है। एक नॉर्मल कंडीशन की, अगर मान लो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो गया। जैसे ये एक है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, अभी इसी पाथ में चले गया, तो आपका क्या होता है, ये आपका हो गया लीनियर मोशन, या आप इसको ट्रांसलेशन मोशन भी कह सकते हो। बट अगर मानो ये एक बॉडी है, जैसे मान लो एक स्केल है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे फिक्स कर दिया, अब मैं यहाँ से कहीं फोर्स लगाऊंगा, तो अब बताओ ये लीनियर मोशन करेगा, मतलब ये क्या इसी पाथ में ऐसे सीधा बढ़े आएगा आगे? नहीं पड़ेगा भाई, देखो यहाँ से फिक्स है, ठीक है। तो आपको देख के चलना है। तो अगर आप यहाँ से इसको फोर्स लगाओगे ना, तो पता है ये एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अरे सिंपल है यार, देखो ये कहीं से फिक्स नहीं है, अगर मैं इसमें ऐसे फोर्स लगाऊँ तो ये लीनियर मोशन करेगा, मतलब जहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ये मोशन कर गया। बट अगर मान लो मैंने इसे यहाँ से फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ से फिक्स हो चुका है, अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, देख रहे हो ये कर रहा है रोटेशनल मोशन। तो इसी तरह हमने सीखा क्या, रिजिड में बना दो केस। पहला केस आपका ट्रांसलेशनल, और आप इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका केस बना रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली आपका जो पहला चैप्टर है ना, ये इस पे ज़्यादा टोटली डिपेंड करता है। तो ये आपका मेन टॉपिक हो गया, ये आप पहले आप पढ़ के आ चुके हो। अब आता नॉन रिजिड, मैंने बताया भाई क्या हो सकता है, इसका शेप चेंज हो सकता है, या इसका साइज चेंज हो सकता है, और एक्सेट्रा, मतलब
ठीक है, कुछ भी चेंज हो सकता है, मतलब ये मोशन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है उस पर कि आप कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब पता है एक फिजिक्स में ना एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन जैसे मानो कि एक है, यहाँ से कहीं पाइवेटेड है, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान लो एक बॉडी है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे जिस डायरेक्शन में घूमता है। जैसे मेरे लिए, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको उल्टा दिखे, मेरे लिए क्लॉकवाइज ऐसे होता है, घड़ी ऐसे घूम रहा है, तो ये हो जाएगा, इसे मैं लूँगा नेगेटिव। उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज को हम लेंगे पॉजिटिव। ये बस एक कन्वेंशन है, इसे बस माइंड में रखिएगा, और मैं बता रहा हूँ तो मतलब माइंड में रखिएगा। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा ना तो आपसे न्यूमेरिकल हिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो बेसिक नॉलेज है, इसको बस मन में रखिएगा, कन्वेंशन एक तरह का। अब बात आती है, कोई भी एक बॉडी जो रोटेशनल मोशन करता है वो कैसे करता है, उसको क्या चाहिए रहता है, ठीक है। उसको दो चीज़ चाहिए रहता है, मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जो आपका बुक का एग्जांपल है वही बता देता हूँ। जैसे मान लो एक कोई बिना कोई शेप का भाई एक तो बॉडी है, ठीक है। अभी यहाँ से कहीं से मान लो मैंने यहाँ से सीधे फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, क्या होगा, मोशन करे आएगा, कौन सा, लीनियर मोशन, क्योंकि भाई कहीं से फिक्स नहीं है, ठीक है। जिस पाथ में मैंने, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो यह लीनियर मोशन। सिंपल, इतना तो सबको आता है, ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, अब मानो मैंने यहाँ से कहीं से इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, और मैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पता है ये क्या करेगा, ये आपको पता है, ये कर जाएगा आपका रोटेशनल मोशन। और ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन बोला मैंने, पॉजिटिव। तो ये मन में रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर मानो मैंने अगर यहाँ बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मान लो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो ये क्या, ये मतलब रोटेशनल मोशन करेगा, सिंपल आंसर है, नहीं करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ कहीं पे इस पर डायरेक्ट फोर्स लगाता हूँ, अब भाई मान लो मैंने यहाँ लगाया नॉर्मल एफ फोर्स और यहाँ मैंने लगाया 10F फोर्स, मतलब 10 गुना ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, तब तो भाई तुम लोग मन में आ रहा भाई ये तो बड़ी जोर से घूमेगा, नहीं घूमेगा, सिंपल नहीं घूमेगा, क्योंकि भाई जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है ना वो आपका डिपेंड, उसका फॉर्मूला ही होता है भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस जो लेना है, कोई भी डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कहाँ से, पाइवेटेड पॉइंट से। जैसे अगर मान लो कोई महान महान व्यक्ति होते हैं, वो बस जाते हैं फॉर्मूला देख के चल जाते हैं एग्जाम में, तो उनको लगा भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या डिस्टेंस हो, जो गिवन रहेगा उसी में। तो गिवन मान लो तुम्हारा ये दिया हुआ, मान लो ये दिया गया हुआ, तो सिंपल मान लो अब इतना फोर्स लगाया भाई, इसका तुम्हारा दे दिया भाई ये चलो 5 मीटर है, तो सिंपल भाई मोमेंट ऑफ फोर्स वो निकाल के बैठ जाएगा 5 × 10F और निकाल लेगा, जो कि पूरा तरह से गलत हो जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिजिक्स बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बहुत मजा आएगा। तो सिंपल आप इससे क्या समझ में आ रहा होगा आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स है, आपको फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी आपका मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाएगा। अब बताओ दोनों में से आसान क्या है, एक क्वेश्चन आया था शायद बोर्ड में कि बताओ आपको मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा करना है तो दोनों में से आप क्या बढ़ाओगे। ये मत बोल देना फोर्स बढ़ाओ, क्योंकि फोर्स भाई हम लोग अब एफर्ट लगा रहे हो और ह्यूमन बॉडी चाहता है भाई जो काम हो आराम से हो, तो पता है डिस्टेंस बढ़ाएगा। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप फोर्स बढ़ाओगे तभी वो ज़्यादा करेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तभी, उसको ये दोनों का प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भाई क्या मालूम चल रहा है कि फोर्स ज़्यादा बढ़ा है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा है, तो अब एक काम करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ज़्यादा बढ़ा दो भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो इसको, तो भाई फोर्स अपने आप ही बहुत कम हो जाए, क्योंकि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स तो उतना ही चाहिए ना इसको घुमाने के लिए, वो फिक्स है। तो या तो आपका ये बढ़ेगा या तो ये घट जाएगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो भाई वाइस वर्सा। तो आपको देखना, जैसे आप जो दरवाज़ा देखते हो ना, वो भी जो आपका हिंज्ड होता है ना, कहाँ से, जहाँ से फिक्स्ड है वो दरवाज़ा, उससे बहुत दूर पे आपको हैंडल रहता है, ताकि उसको आपको बहुत कम एफर्ट लगा के वो दरवाज़ा खोल या बंद कर सको। कभी भी ट्राई करना, जो हिंज्ड पार्ट है ना उससे बहुत क्लोज में फोर्स लगा के देखना, देखना वहाँ बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, या तो आप मूव नहीं कर पाओगे दरवाज़ा को, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ताकत लग जाएगा घुमाने में। इसलिए भाई इसलिए एकदम डिस्टेंस उसका बढ़ा दिया जाता है, इसके लिए क्योंकि भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स से बढ़ जाता है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कपल।
कपल असल में पता है क्या बोलता है, असल में बोलता है कि कोई भी एक बॉडी जो रोटेशनल मोशन करता है ना, उसको असल में दो फोर्स चाहिए रहता है, ठीक है। और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहता है, लेकिन वो जो सेम लाइन पे मतलब नहीं एक्ट करता है। जैसे मान लो ये कोई टैप है, ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, देख लेना। ऐसे करके कोई टैप है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से सिर्फ फोर्स लगा रहे हो, तो आपने पढ़ा है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन पे है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये इसका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे है, ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है। बट जो कपल है वो बोलता है कि ये दोनों सेम लाइन पे एक्ट नहीं करेगा। अगर मानो भाई यहाँ जा रहा है और यहाँ से एक फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई, और दोनों इक्वल है ये भी बता रहा, तो भाई कुछ होगा ही नहीं भाई, एफ नेट जीरो आ जाएगा ना, ठीक है। तो आपको ये देखना कि वो दोनों सेम लाइन में नहीं आएगा। जैसे आप टैप अगर आप एक तरफ से फोर्स लगाओगे ना, तो आपका एक्शन रिएक्शन पेयर के चलते यहाँ पे ऑटोमेटिक एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जो कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, प्लस उसका जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। बस दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो होता है ना वो अलग होता है, पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल, लेकिन एक में नहीं होगा, ठीक है। तो कपल में आपको इतना ही जानना है। अब कपल के बाद जो आपका मेन टॉपिक आता है ना, मेन टॉपिक या ज्यादा क्वेश्चन इसी टपकते हैं, वो आता है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? सिंपली अगर मेरे भाषा में जाना तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। मतलब भाई एक बॉडी है, उसमें बहुत सारा मतलब दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहा है, एक्ट कर रहा है एक टाइम पे, बट दोनों मतलब जैसे मान लो एक बॉडी है, सिंपल यहाँ देखो यार, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया 2F, यहाँ से ही फोर्स लगाया मैंने 2F, तो भाई बताओ इसका एफ नेट कितना होगा? भाई दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, दोनों का भाई सेम है मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन उल्टा है। तो भाई ये बॉडी क्या है, मतलब ये बॉडी रेस्ट पे रह जाएगा, रेस्ट पे था रेस्ट पे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। अब आप सोच रहे हो कि अब जो बॉडी रेस्ट पे है वही इक्विलिब्रियम में हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कोई बॉडी है, वो मोशन करे जा रहा है, ठीक है, बट अगर आप इस पर बहुत सारा फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से हर तरफ से फोर्स लगा रहे हो, बट इसका जो वेलोसिटी है ना वो चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब भले इसमें 50 फोर्स लगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में कहाएगा। तो जो जैसा आपने समझा, इक्विलिब्रियम में दो केसेस बनता है, एक बनेगा स्टैटिक, एक डायनामिक। तो स्टैटिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो एक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जितना भी फोर्स में दो से दो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। उसी तरह अगर एक बॉडी मोशन कर रहा है, अब भले वो लीनियर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वही करते रहेगा और उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों में पता है केस क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो टोटल फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। सिंपल बात इतना है। अब बात आगे होता है कि भाई क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कि भाई एक बॉडी जब इक्विलिब्रियम में उसको क्या कंडीशन चाहिए। तो पहला कंडीशन जो होता है, पहला कंडीशन मैंने बता ही दिया कि भाई एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें जो टोटल फोर्स जो लग रहा है ना वो जीरो होना चाहिए। बट अगर मान लो, और एक और केस होता है, वो होता है कि एल्जेब्रिक सम जो होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स का वो भी जीरो होना चाहिए अबाउट द एक्सिस। कि अगर मान लो एक ऐसा बॉडी है, यहाँ कहीं से पाइवेटेड है, अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज का सम और क्लॉकवाइज का सम मोमेंट ऑफ फोर्स का अबाउट द एक्सिस जीरो होना चाहिए, तब जाके वो इक्विलिब्रियम कहाएगा, ठीक है। तो इसी पे आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बताता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो ये इसका मतलब पता क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, समझ आना, ठीक है ना, मैंने पहले बताया था, इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है। सिंपली ये बताया, मतलब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस। एक्सिस पे बात हो रहा है, ठीक है। तो इस पे आप, ये बस आपका ये फॉर्म है, ठीक है। अगर आप बोल दिया कि अगर आपको एक है यहाँ से कहीं से पाइवेटेड है और ये इक्विलिब्रियम में, तो आप ये लगाओगे
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की पाई सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो इस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपका। तो मैं क्वेश्चन आपके बुक से ही ले रहा हूं। भाई निकल जा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एग्जांपल नंबर 8 है, ठीक है। एग्जांपल है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली, ठीक है। तो सिंपली देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड है कितना, हाँ, ये रॉड है आपका 1 मीटर का। मान लो ये ए है, ये बी है, और इसमें बोला है कि एक अपवर्ड लग रहा है फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। दोनों का, हाँ, दोनों सेम है, दोनों 2 न्यूटन है, दोनों का फोर्स सेम है, ठीक है। और ये कहीं बीच से पाइवेटेड है। बीच से अगर ये पॉइंट को मान लो ओ, तो भाई ये 1 मीटर है, तो ओ ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो सिंपली ओ बी का भी डिस्टेंस 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको निकालने बोला है डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सिंपली अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स जो आपका ओ ए के चलते हो रहा है, ओ ए के चलते अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो आपको कितना होगा, मैंने बताया था भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू ओ ए, ठीक है। तो एफ क्या है 2 न्यूटन इंटू ओ ए का डिस्टेंस क्या है 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर। उसी तरह से आपका जो ये आपका कितना आ जाएगा 0.5 इंटू हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन का है, ये माइनस क्लॉकवाइज, तो आप इसको लिखोगे माइनस। माइनस बस आपका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका 1 ही है। सर छोड़ो यार, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ओ बी के चलते, ठीक है। तो मैं बस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओ, सेम चीज़ है। इसका भी सब कुछ तो सेम ही है, इसका इंटू 0.5 मीटर, तो इसका भी 1 न्यूटन मीटर। ये भी देखो क्लॉकवाइज ही कर रहा है, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज है। तो देखो दोनों क्लॉकवाइज ही कर रहा है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, माइनस में ले सकते हैं, मतलब वो आपका डायरेक्शन बताया, तो ये होगा -2 न्यूटन मीटर। और ऐसा लिख दोगे तो आपका सिंपली ये आंसर सही है, क्योंकि आप यहाँ माइनस साइन लगा रहे हो जो कि डिनोट कर रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, ये लिख के बगल में आप डायरेक्शन लिख सकते हो कि हाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। या सिंपली आप इसको ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों आंसर सही है, पूरी तरह से सही है। तो आज का हमारा पहला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय।